पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं उर्वशी और आप देख रहे हैं न्यूज हाट का चुनाव स्पेशल प्रोग्राम बासी रोटी। इस कार्यक्रम में हम आपको भारत के इतिहास में हुए पिछले चुनाव की रोचक किस्सों और कहानियों से अवगत कराते हैं। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत में हुए पिछले चुनाव की तैयारियों के बारे में। भारत में हुए पहले चुनाव की तैयारियों के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आजादी के बाद पहले आम चुनाव की तैयारियां कैसी थीं। तो अब साल था 1950। एक देश जो 2.5 साल पहले आजाद हुआ, एक देश जो करीब 1.25 महीने पहले गणतंत्र बना, वो अब चुनाव में जा रहा था। इस देश ने अपने संविधान की रचना में कई पश्चिम के देशों के संविधान की बहुत सी बातों को लिया, लेकिन उनके रास्तों को नहीं चुना। पश्चिम के देशों में जहां पहले कुछ शक्तिशाली तबकों को ही वोट देने का अधिकार था, लंबे समय तक इन देशों में कामगारों और महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं मिला था। लेकिन नया गणतंत्र बना 25 करोड़ की आबादी वाला भारत सीधे तौर पर अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने जा रहा था। इस मुल्क की जनता अपने हुक्मरानों को चुनने वाली थी, वो जनता जिसमें 85% आबादी पढ़ी लिखी नहीं थी। साल 1950 मार्च का महीना था जब भारत में पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई। सुकुमार सेन मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए। उसके अगले ही महीने जनप्रतिनिधि कानून संसद में पारित कर दिया गया। इस कानून को पेश करते हुए संसद में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये उम्मीद जाहिर की कि साल 1951 के बसंत तक चुनाव करवा लिए जाएंगे। चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने नेहरू को कुछ दिन इंतजार करने को कहा। शायद सुकुमार सेन जानते थे कि जो काम वो करने जा रहे हैं वो कितना बड़ा और मुश्किल होने वाला है। मतदाताओं का पंजीकरण तो चुनौतियों की शुरुआत मात्र थी। बड़ी समस्या यह थी कि अधिकांश मतदाता पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसे में मतदाताओं के लिए पार्टी प्रतीक चिन्ह, मतदान पत्र और मतपेटी कैसे बनाएगी, मतदान केंद्र का चयन कैसे हो, मतदान अधिकारी की नियुक्ति कैसे होगी, मतदान अधिकारी कौन होंगे। एक और बात, देश के आम चुनावों के साथ उस वक्त सभी राज्यों के विधानसभाओं के लिए भी चुनाव होने थे। इन सभी चुनौतियों पर सुकुमार सेन के साथ विभिन्न राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी भी काम कर रहे थे, जिनमें से अधिकांश अमूमन IAS ऑफिसर ही थे। आखिरकार साल 1952 के शुरुआती महीनों में चुनाव करवाया जाना तय हुआ। हालांकि कुछ सुदूरवर्ती जिलों में इस काम को पहले अंजाम दिया जाना था। मतदान पत्रों को छापने में करीब 3,80,000 कागज के रिम इस्तेमाल किए गए थे। चुनाव कार्य को संपादित करने के लिए 56,000 पीठासीन अधिकारियों का चुनाव किया गया और इनकी सहायता के लिए 2,80,000 सहायक बहाल किए गए। इस चुनाव में सुरक्षा के लिए 2,24,000 पुलिस के जवानों को बहाल किया गया ताकि हिंसा और मतदान केंद्रों पर गड़बड़ियों को रोका जा सके। यह चुनाव और इसमें हिस्सा ले रहे मतदाता लगभग 10 वर्ग मील में फैले हुए थे। चुनाव का इलाका विशाल और विविधता से भरा हुआ था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर चुनाव कराने के लिए नावों या स्टीमरों से मतपत्रों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाया गया। अब दूसरी समस्या भौगोलिक के बदले सामाजिक थी। उत्तर भारत की महिलाएं अपना नाम लिखवाने से हिचकिचाती थीं। इसके बदले वे किसी की माँ या किसी की पत्नी के रूप में अपना नाम दर्ज कराना चाहती थीं। सुकुमार सेन अतीत के इस परंपरा को देखकर झुंझला उठे। उन्होंने अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि इस तरह के मतदाताओं का ब्यौरा लिखने की जगह कड़ाई से मतदाता का नाम दर्ज करें। इस प्रक्रिया में कम से कम 28 लाख महिलाओं का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया। उनके नाम काटे जाने से हुए हंगामे को सेन ने अच्छा ही माना, क्योंकि इससे अगले चुनावों के पहले तक इस पूर्वाग्रह से मुक्त होने में मदद मिलती और तब तक महिलाओं को उनके अपने नाम से मतदाता सूची में दर्ज कर लिया जाता। जहां पश्चिमी लोकतंत्रों में मतदाता साक्षरता और विकास होने की वजह से राजनीतिक दलों को नाम से पहचान जाते थे, वहीं भारत में मतदाताओं को समझाने के लिए तस्वीरों का सहारा लिया गया। ये चुनाव चिन्ह आम लोगों के दैनिक जीवन से संबंधित थे, इसीलिए मतदाताओं की समझ में आने के लायक थे।
जैसे किसी पार्टी के लिए 2 जोड़ी बैल, दूसरे के लिए एक झोपड़ी, तीसरे के लिए एक हाथी और चौथे के लिए मिट्टी के दिए को चुनाव चिन्ह के तौर पर मान्यता दी गई। आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम रोचक खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।